गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैव अ नाइस डे। विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल अपन ने चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 सब्जेक्ट है अपना विज्ञान, इसकी बात करनी थी। जो चैप्टर नंबर 5 अपना चल रहा था, उस चैप्टर नंबर 5 में अपन ने लास्ट तक पढ़ लिया था कि विरंजक चूर्ण क्या होता है। अपन ने दैनिक जीवन में जो रसायनों के उपयोग थे उनके 3 पॉइंट अपन ने पढ़ लिए थे। पहले NaCl, फिर उसके बाद विरंजक चूर्ण अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन बात करेंगे, अपना चौथा पॉइंट है बेकिंग सोडा। आप सब देखते हैं बेकिंग सोडा होता क्या है। बेकिंग सोडा क्या होता है कि खाने वाला जो सोडा होता है, जैसे कि आपने बाजार में देखा होगा, जब अपन बाटी बनाते हैं तो उसके अंदर जो सोडा डालते हैं वो कौन सा सोडा होता है, बेकिंग सोडा होता है। जब आप मार्केट से बेकिंग सोडे का पैकेट लेके आते हैं तो उसके ऊपर इस तरीके का सूत्र लिखा हुआ रहता है NaHCO3। इसको बोलते हैं सोडियम। Na से क्या हो गया, सोडियम, H से हाइड्रोजन और CO3 से क्या हो जाएगा, कार्बोनेट। तो अब पूरा नाम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। पहली कंडीशन अपनी क्या आती है कि इसको अपन खाने का सोडा भी कहते हैं। खाने के सोडे का मतलब ये हुआ कि जो खाने का सोडा है उसका मतलब है जो अपन उसको खाने में उपयोग ले सकते हैं। दूसरी अपन से बात ये करें तो इसका जो रासायनिक नाम है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तीसरी बात अपने पास आती है कि इसको खाद्य पदार्थों में मिलाकर, जब अपन ने इसको खाद्य पदार्थों के अंदर मिलाया, मिलाने के बाद में गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है। इस प्रकार केक जैसी खाद्य पदार्थ फूलकर हल्के हो जाते हैं। आपने देखा होगा जो केक होते हैं वो क्या होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है। वो सॉफ्ट क्यों होता है, क्योंकि जब खाद्य पदार्थों में बेकिंग सोडे को मिलाया जाता है, जैसे बेकिंग सोडे को मिलाया तो CO2 गैस बुलबुलों के रूप में कहाँ निकल जाती है, बाहर की ओर निकल जाती है। और इसी का और यही कारण है कि केक जैसे हल्के पदार्थ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, जैसा कि आपने अक्सर देखा है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि केक जैसे खाद्य पदार्थ फूलकर हल्के क्यों हो जाते हैं, इसका क्या कारण है। ठीक है, तो आपको ये वाला कारण लिख देना है। अब अपन को क्या बनाना है, बेकिंग सोडा बनाना है। तो जैसा अपन ने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, खाने का नमक भी कहते हैं। तो मैंने क्या किया, NaCl सोडियम क्लोराइड पर H2O गैस, H2O और CO2 गैस प्रवाहित कराई। यहाँ पर है अमोनिया। मैंने 4 क्रियाकारक लिए, इनको क्या बोलते हैं, क्रियाकारक। और जो बाद में अपने पास बनते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, उत्पाद। ठीक है, मेरे पास 4 क्रियाकारक हैं। इसको बोलेंगे सोडियम क्लोराइड, इसको तो आप जानते हैं जल बोलते हैं। इसको आपको पता ही है CO2 गैस बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं, और इसको अमोनिया बोलते हैं। ठीक है, ये क्रिया, ये 4 क्रियाकारक मैंने लिए, इनके इनसे मिलकर इनका निर्माण हुआ कैसे देखना है। यहाँ क्या है, NH3 है, ये कैसे टूटेगा, Na तो पॉजिटिव में टूटेगा हमेशा और Cl किसमें टूटेगा, नेगेटिव में। यहाँ पर H तो क्या होगा, प्लस में टूटेगा और OH क्या होगा, माइनस में टूटेगा। ठीक है, CO2 की बात करें तो CO2 गैस अपने पास ऐसे कैसे है और अमोनिया ऐसे कैसे है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या देखना है, ये NH3 था, इसने यहाँ पर एक हाइड्रोजन से क्रिया करी, NH4 बन गया। ठीक है, NH4 बनने के बाद में इसने क्रिया करी किससे, Cl से, तो अपने पास क्या मिल गया, NH4Cl। इसको अपन क्या नाम देंगे, अमोनियम। ये पहले क्या था, अमोनिया, लेकिन अब क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद जब हम बात करें, Na बचा हुआ है अपने पास, Na को Na एक हाइड्रोजन से लिया मैंने, Na, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, NaHO लिख सकता हूँ ना मैं, Na। ठीक है, और H मैंने पहले लिख दिया और वो बाद में लिख दिया। मेरे पास क्या बचा लास्ट में, CO2। ठीक है, CO2 के अंदर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, लेकिन एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऑलरेडी है, तो कितने ऑक्सीजन जाएंगे, 3, तो CO3। तो इसका नाम जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं। ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, किस तरीके से दिखता है, किस तरीके से इसका रासायनिक नाम में कौन सी गैस निकलती है, या कैसे क्या इसकी क्रिया होती है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं इसके गुण कैसे हैं।
CO2 गैस प्रोवाइड कराई प्लस H2O प्रोवाइड कराया। H2O है, जल है। मैं इन सबकी यदि आपस में क्रिया कराता हूँ तो क्रिया कराने के बाद में मेरे पास दो अणु प्राप्त होते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कुल मिला के बात है कि सोडियम कार्बोनेट का जो विलयन था, इसमें यदि मैं CO2 गैस प्रोवाइड कराऊंगा, किसका विलयन है ये? सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट का जो विलयन है, इस विलयन में यदि मैंने CO2 गैस प्रोवाइड कराई तो प्रवाहित कराने पर मुझे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे अपन बेकिंग सोडा भी कहते हैं, ये हमें प्राप्त हो गया। आइए अब चलते हैं इसके गुणधर्मों की बात करते हैं कि इसके गुणधर्म क्या क्या है। जैसा कि आपने विरंजक चूर्ण में भी पढ़ा था, सोडियम क्लोराइड में पढ़ा था। अब इसकी बात करते हैं बेकिंग सोडे की। बेकिंग सोडे का पहला गुणधर्म, यह श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। पहली बात, यह श्वेत क्रिस्टलीय होगा। दूसरी बात होगी जल में अल्पविलय होगा। तीसरी बात है अपने पास जल में इसका विलयन क्षारीय होगा। जल में इसका विलयन कैसा होगा? क्षारीय। चौथी बात है अपने पास इसे गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, आपको पता है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? खाद्य पदार्थों में इसका उपयोग किया जाता है। केक जैसे खाद्य पदार्थों में भी इनका उपयोग किया जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें जहाँ पर इनका उपयोग किया जाता है। जब आप बुक के अंदर, मैंने आपको हर की क्या बताया, आपको क्रियाविधि बता रहा हूँ, क्रियाविधि आप सभी को समझ में आ गई। बस ये गुण है ना, जो गुण और उपयोग तो आपको क्या करना है? याद करना है कि इसके गुणधर्म तो ये होते हैं और इसके उपयोग ये होते हैं। इसमें समझाने की कोई बात नहीं है। अब अपन आगे चलते हैं धावन सोडा। अब आपको ये समझना है कि धावन सोडा जो होता है वो क्या होता है। एक सेकेंड, अब अपन नेक्स्ट है अपना धावन सोडा। धावन सोडे को धोने का सोडा भी कहते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कपड़े जो धोते हैं उसके लिए सोडे का निर्माण उपयोग किया जाता है। उस सोडे को ही अपन क्या बोलेंगे? धावन सोडा। और नाम से ही आपको पता भी चल रहा है कि धावन, धावन का मतलब क्या होता है? धोना, और सोडा मतलब सोडा। ठीक है, इससे पहले अपन ने किसकी बात करी थी? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है? खाने वाले सोडे को अपन क्या बोलेंगे? बेकिंग सोडा कहते हैं। दूसरी बात आती है धावन सोडे का सूत्र होता है Na2CO3 डॉट, ये डॉट है, 10H2O। जल के अणु कितने इसमें? 10 है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसे धोने का सोडा कहते हैं। ठीक है, इसका रासायनिक नाम होगा सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, दूसरी बात अपने पास क्या आती है कि ये जो 10 अणु है क्रिस्टलन जल होते हैं। सोडियम कार्बोनेट अणु के साथ में जो 10 अणु है ना जल के, ये जल क्या बोलते हैं? इसको अपन क्रिस्टलन जल बोलते हैं। क्रिस्टलन जल का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जब अपन पानी को फ्रिज में जमाते हैं, जमाने के थोड़ी देर पश्चात अपन देखते हैं कि वो बर्फ की फॉर्म में हो जाता है। जो बर्फ की फॉर्म में अपन को मिला वही क्या होता है? क्रिस्टलन जल। क्रिस्टल का मतलब होता है कोई भी ठोस पदार्थ की अपन बात कर रहे हैं। तो वो पानी जो था किसके रूप में हो गया? ठोस पदार्थ के रूप में हो गया। उसे अपन क्या बोलेंगे? क्रिस्टलन जल। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट। इससे अपन बात करें, यहाँ पर अपन लिखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट के साथ में जो 10 जल के अणु है उसे अपन क्रिस्टलन जल कहते हैं। नेक्स्ट कंडीशन अपनी आती है कि अपन ने क्या किया, यदि अपन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पर CO2, इसको अपन गर्म करें, यदि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अपन गर्म करेंगे तो अपने पास मिलेगा Na2CO3 प्लस H2O गैस में H2 मिल जाएगा प्लस
CO2 गैस की रूप में अपन को मिल जाएगा। इसकी बहुत आसान क्रियाविधि है। इसकी आसान क्रियाविधि का मतलब ये हुआ कि इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि इससे पहले अपन ने पढ़ा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे को यदि मैं गर्म कर दूं तो मुझे गर्म करने के बाद क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, जिसे अपन धावन सोडा कहेंगे। बेकिंग सोडे से धावन सोडा मिल रहा है, ठीक है, प्लस H2O, जल तो मिलेगा ही, और CO2 किसकी फॉर्म में मिलेगा, गैस की फॉर्म में मिलता है। अब देखो CO2 जो है अधिकतर हमें गैस की फॉर्म में ही प्राप्त होगा। तो ये बात आप समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं अपन इसके गुण क्या होते हैं। इसके गुण है ये सफेद क्रिस्टलीय होता है, पहला। यह सफेद जल में विलय होता है। आपको पता है कपड़े धोने का सोडा है तो ऑलरेडी जल में धुलेंगे कपड़े, तो जल में विलय होगा। तीसरी कंडीशन इसकी जो है, इसका जलीय विलय कैसा होगा, क्षारीय। जलीय विलय में कैसा होगा, क्षारीय। चौथी कंडीशन इसकी जाती है कि गर्म करने पर क्रिस्टल त्याग कर ये क्या करता है, सोडा ऐश बनाता है। यदि मैं इसको गर्म करूं धावन सोडे को तो क्या होगा, देखो Na2CO3.10H2। इसको मैंने गर्म किया, गर्म करने के बाद में, गर्म का मतलब मैंने इसको 373 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म किया, इससे भी ज्यादा केल्विन पर, तो मुझे प्राप्त क्या होगा, सोडियम Na2CO3 प्लस 10H2O। जल के अणु मुझे 10 मिल रहे हैं। ये दोनों पहले एक साथ थे, जैसे मैंने इनको 373 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म किया, ये केल्विन होता है के, तापमान को मापने की इकाई होती है केल्विन। इसको मैंने गर्म किया, गर्म करने पर ये दोनों अलग अलग विभाजित हो गए। ये मुझे क्या मिला, सोडियम कार्बोनेट, या फिर अपन इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं, सोडा ऐश। इसको क्या बोल सकते हैं, सोडा ऐश भी अपन कह सकते हैं। तो ये इसके तीन गुणधर्म में, पहला ये सफेद क्रिस्टल ही होगा। आप सभी ने देखा होगा जो सोडा होता है वो तो सफेद रंग का होता है, क्रिस्टल की फॉर्म में पाया जाता है। दूसरी बात आती है कि धावन सोडा है, आप सभी को पता है, तो कपड़े किसमें धुलेंगे, पानी में, तो जल में तो विलय होगा ही होगा। आपको मैंने एक चीज और बताई थी कि जो साबुन होता है, जब भी अपन कपड़े धोते हैं, साबुन होता है, सोडा होता है, इनका विलयन जो होता है जल में कैसा होता है, क्षारीय होता है। क्षारीय, क्षार की फॉर्म में होगा। आप उसे चक्कर देख सकते हैं, आपको कड़ा कड़ा सा अजीब सा स्वाद आएगा। तो जो कड़े कड़े होंगे वो क्या होंगे, क्षारीय पदार्थ कहलाते हैं। अब नेक्स्ट आता है इसका उपयोग, आप सभी को पता है इसका उपयोग अपन कहाँ कर सकते हैं, धुलाई में कर सकते हैं, डिटर्जेंट के रूप में अपन इसका उपयोग कर सकते हैं, कपड़े धोने के लिए अपन इसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसे बहुत से इसके उपयोग हैं। आपको अगर सोडे के तो बहुत से उपयोग है, कपड़े धोने के लिए, डिटर्जेंट के रूप में अपन इसका उपयोग कर सकते हैं। कोई भी अपन को काम करना हो कपड़े धोने का तो हम उसका काम कर सकते हैं। साबुन के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं, कागज के, पेंट के तथा वस्त्र उद्योग में इनका उपयोग किया जाता है। कागज के जो उद्योग होते हैं, पेंट के उद्योग होते हैं या वस्त्र के उद्योग होते हैं, उनमें भी इनका उपयोग किया जाता है। धावन सोडा आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी बुक का, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। कई बार देखते हैं ना आप, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या नाम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये नाम दिया पेरिस ने। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस था उसके द्वारा आपने कई बार देखा होगा कि कई बार ऐसे बोलते रहते हैं लोग कि भवन में या इमारत में POP करानी है, तो POP का पूरा नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की।
कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट होता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या हुआ? कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। कैसे हुआ? Ca मतलब होता है कैल्शियम, SO4 का मतलब हो गया सल्फेट डॉट, अर्ध का मतलब हो गया आधा और H2 का मतलब हो गया जल, हाइड्रेट, हाइड्रेट की फॉर्म में जल। दूसरी कंडीशन अपने पास आती है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो नाम दिया इसको अपन पीओपी कहते हैं, और ये पीओपी जो है फ्रांस की राजधानी है पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस के द्वारा पीओपी नाम दिया गया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसे पीओपी नाम दिया। ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। आगे अपन देखते हैं इसकी क्रियाविधि। अब आपको इसकी क्रियाविधि के बारे में देखना है, तो देखो CaSO4 डॉट 2H2O, इसको बोलते हैं अपन जिप्सम। जिप्सम को 393 केल्विन तापमान पर गर्म करने पर, जिप्सम जो है जिप्सम, इसको ये जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2। जिप्सम को 393 केल्विन तापमान पर गर्म करने पर, ये चिन्ह किसका है? गर्म करने का। गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट प्राप्त होता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, और हम इसे पीओपी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, इससे अपन बोलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ये बात आप सभी को समझ में आ गई कि जिप्सम को अब आपको हिंदी में कैसे लिखना है वो आप खुद लिखेंगे कि जिप्सम को 393 केल्विन तापमान पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें प्राप्त हो जाता है, जिसे हम पीओपी के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में क्या होता है, कई बार पीओपी के नाम से भी आ जाता है कि पीओपी की क्रियाविधि बताइए या पीओपी किसे कहते हैं, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। आइए, ये तो गई इसकी क्रियाविधि के बारे में। अब हम इसकी बात करते हैं गुणधर्म के बारे में, इसके गुण क्या क्या है। सबसे पहले श्वेत, ठोस, चिकना पदार्थ है। दूसरा है 15 से 20 मिनट बाद में ठोस और कठोर हो जाएगा। 15 से 20 बाद में ठोस या कठोर हो जाता है। ये इसके गुणधर्म है। 15 से 20 मिनट बाद में क्या होगा? कठोर हो जाएगा और ठंडा हो जाता है। जैसे देखो अपन ने क्या कहा, 2CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 3 जल के अणु थे 3H2O, CaSO4 डॉट 2H2O। ये किसका सूत्र होता है? पीओपी का।
2 CaSO4 कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, वो 3 जल के अणुओं के साथ यदि मैं क्रिया कराऊंगा तो क्रिया कराने पर हमें दोबारा से क्या प्राप्त हो जाएगा, जिप्सम प्राप्त हो जाता है। ये जिप्सम क्या होता है 15 से 20 मिनट बाद में क्या हो जाता है, ठोस में कठोर हो जाता है। अब आप इसके उपयोग जब समझेंगे तो आपको ये गुण ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। पहले अपन इसके उपयोग की बात करते हैं, ठीक है। गुणधर्म कंप्लीट हुए, इतने गुणधर्म इसके दो ही है। अब आते हैं इसके क्या क्या उपयोग है। पहला, इसका निर्माण भवन निर्माण में भी किया जाता है, टूटी हुई हड्डियों के रूप में इसका उपयोग भवन निर्माण में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, दंतश्चय के रूप में, दंत चिकित्सा में, मूर्ति व सजावटी सामान, समझो। इसका पहला उपयोग है भवन निर्माण में। जैसे कि आप देखते हैं भवन निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को पीओपी कहते हैं। यदि कोई भी आप भवन निर्माण में कोई भी व्यक्ति काम करने वाला जो वहां पर है, यदि आप उसको पूछेंगे कि पीओपी क्या होता है तो आपको पूरी डिटेल से समझा देगा कि भवन निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी बात है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए। टूटी हुई हड्डियों का मतलब है कि जैसे कई बार क्या होता है फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर होने के बाद में अपन हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाने के बाद में डॉक्टर क्या करता है कि जिप्सम लेता है और जिप्सम को 393 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करता है। टेम्परेचर पर गर्म करने के बाद में प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है, वापस उसे ठंडा करता है तो हमें जिप्सम प्राप्त हो जाता है। तो ये पूरी जो क्रियाविधि है बीच की, आपने कई बार देखा होगा कि किसी के पैर में फ्रैक्चर हो गया हो वो पट्टा बना के लाता है, तो जो पट्टे के अंदर आपने देखा होगा व्हाइट व्हाइट सा होता है ना, उसको ही अपन क्या बोलते हैं, पीओपी कहते हैं या प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। दंत चिकित्सा के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, दांतों को जोड़ने के लिए भी पीओपी का बहुत उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा मूर्ति व सजावटी सामान को भी, मूर्ति जो आपने देख रखी है जो भगवानों की मूर्ति होती है, किसी भी चीज की मूर्ति मान लो, वो मूर्ति भी क्या होती है पीओपी से ही मिलकर बनी होती है, या कोई भी सजावटी सामान होगा वो भी किससे मिलकर बना होगा, पीओपी से। अब दूसरी बात अपने पास ये आती है, अपन ने 3 कंप्लीट कर लिए, बेकिंग सोडा, धावन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपको बता दें प्लास्टर ऑफ पेरिस एग्जाम में कई बार पूछा गया है और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धावन सोडा और NaCl भी और बेकिंग सोडा भी, ये 4 पॉइंट क्या है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो आपको जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में अक्सर पूछा भी जाता है। आज की क्लास अपनी यहीं खत्म हुई। कल अपन साबुन निर्माण के बारे में बात करेंगे और मिश्रण निर्माण की क्रियाविधि के बारे में बात करेंगे, साबुन क्या होते हैं और अपमार्जन क्या होते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। आज की क्लास अपनी यहीं खत्म हुई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का पढ़ाई आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर एवरीवन, कल दोबारा मिलते हैं, सी यू अगेन।